वॉइस क्लियर है? ओके, तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ कल हम लोगों ने फिनिश किया था कि न्यूट्रल ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग को हम ग्राउंड करके ज़ीरो सीक्वेंस करंट को पढ़ के भी हम प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सेंसिटिव प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, न्यूट्रल को जो ग्राउंडिंग करना, ये दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। वो डिपेंडेंट होता है कि आप कितना फॉल्ट करंट्स को लिमिट करना चाह रहे हो। जो अर्थ फॉल्ट होगा, अर्थ फॉल्ट को कितना आप लिमिट्स में लेना चाह रहे हो। तो अगर आप अर्थ फॉल्ट को लिमिटेशंस में लाना चाह रहे हो 200, 250, 300 एम्पियर तक, तो हम लोग उसकी अर्थिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेजिस्टेंस। बट अगर हम फॉल्ट करंट को लिमिट्स में लाना चाह रहे हैं 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर तक, तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फॉर द अर्थिंग के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अर्थिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, उसके हेल्प से हम लोग फॉल्ट करंट को लिमिट्स में ला देते हैं और उस फॉल्ट करंट का मान लगभग 5 एम्पियर एंड 6 एम्पियर इसके लिमिट्स में आ जाता है। और लिमिट्स में आने से आपके स्टेटर्स की जो कोर है उसकी हीटिंग्स हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो कितने फॉल्ट करंट्स के लिए कौन सा प्रोडक्शन हमें प्रोवाइड करना, वो डिपेंडेंट होगा कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से अर्थिंग कर रहे हो कि आप रेजिस्टेंस से अर्थिंग कर रहे हो। तो रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थिंग रजिस्टर्स। और अर्थिंग रजिस्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस वन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द what is the distributed capacitance of the binding of the stator। देखो आपका जो ये बाइंडिंग है, बाइंडिंग में आप लोग, क्योंकि यहाँ पे L का मान ज़्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं बाइंडिंग में केवल L है और R है, इंडक्टेंस और R है। बट इसके टर्न्स टू टर्न्स के बीच में जितने भी टर्न्स हैं, इनके बीच में भी डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस होता है, इसको हम लोग अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट कंडीशन में इन डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड जिसमें फॉल्ट होगा वो ट्रांजिएंट कंडीशन बोला जाएगा, उस समय इनको हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे और इनका कैलकुलेशन हम लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस इन्फ्लुएंस करता है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द earthing resistance, because due to the presence of the distributed capacitance of the stator windings during the fault, it may be the chances of the resonance। क्योंकि L है, R है, C है, तो resonance होने के चांस बन जाते हैं। अगर resonance हो गया तो आपको समझ में आ रहा होगा सीरीज resonance होगा, और सीरीज resonance आपके स्टेटर वाइंडिंग में ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज देगा, और ओवर वोल्टेज होने से हो सकता है इंसुलेशन आपका डैमेज हो जाए। इंसुलेशन डैमेज हो गया तो आपके मशीन की सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी पुअर हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थिंग रेजिस्टेंस का कितना मैग्नीट्यूड होगा, दिस वन इज अभी बताया कि दिस वन इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ द बाइंडिंग। तो R इज गिवन बाय द 10⁶ अपॉन 6 पाई FC। अगर आप स्टार पॉइंट को रेजिस्टेंस से अर्थ कर रहे हो तो रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आपका होगा R इज इक्वल टू द 10⁶ अपॉन 6 पाई FC, where F is the frequency of the system and C is the distributed capacitance of the binding। तो distributed capacitance of the binding, इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड रखते हैं, और distributed capacitance पर फेज़ में होगा एंड इसकी यूनिट्स माइक्रोफैरड में होगी, ठीक है। एंड F इज़ द सिस्टम फ्रीक्वेंसी, और सिस्टम फ्रीक्वेंसी आपको पता है, दिस वन इज बेसिकली गिवन बाय द
50 हर्ट्ज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में 50 हर्ट्ज है, तो इससे आप रेजिस्टेंस का मान निकाल लोगे कि रेजिस्टेंस का मान इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रेजिस्टेंस केवल इसलिए लगाया जा रहा है जिससे कि फॉल्ट करंट लिमिट्स में आ जाए। जो हम लोग 250, 300, 400 एम्पियर की बात कर रहे हैं, अगर हम रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इस पे भी डिपेंडेंट होता है कि आप कितना बाइंडिंग को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि ये स्टेटर का है। दिस वन इज़ अ 100% बाइंडिंग, कि आप 100% बाइंडिंग को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो या 90% बाइंडिंग प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो और 85% बाइंडिंग प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। दिस वन इज डिपेंडेंट ऑन द अर्थिंग रेजिस्टेंस। इफ़ द अर्थिंग रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, अगर आर का मान बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है आपका अनप्रोटेक्टेड पार्ट्स बढ़ता चला जाएगा, अनप्रोटेक्टेड पार्ट्स बढ़ता चला जाएगा। तो सपोज करो दिस टर्न्स अर्थ, ये टर्न्स जो था ये अर्थ हो गया, तो देखो दिस वन इज़ द पाथ ऑफ द जीरो सीक्वेंस करंट। दिस वन इज़ द पाथ होगा जहाँ से जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा। ठीक है, और इसी जीरो सीक्वेंस करंट का, जिसको हम लोग फॉल्ट करंट डिनोट करेंगे, अगर इसका कैलकुलेशन हो जा रहा है तो हम लोग बता सकते हैं कि कितना हम प्रोटेक्शन बाइंडिंग का प्रोवाइड कर रहे हैं और कितना बाइंडिंग का पार्ट्स अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि जो बाइंडिंग है उसका 100% पार्ट्स प्रोटेक्ट हो जाए। तो नेवर पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अर्थिंग रेजिस्टेंस से अर्थिंग किया है तो पॉसिबल नहीं है कि आपका 100% बाइंडिंग पार्ट्स प्रोटेक्टेड हो जाए अर्थ फॉल्ट से ना। लेकिन अगर आप 100% करना चाह रहे हो या आप नियर टू द 100% जा रहे हो, तो दिस वन इज़ बेसिकली 100% के लिए या 98% के लिए आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि जो आप रिले यूज़ कर रहे हो उसकी सेटिंग कितनी है एंड उसके साथ साथ अर्थिंग रेजिस्टेंस कितनी है। तो यहीं पे आप रिले लगाओगे, यहाँ पे आपका CT हो गया प्राइमरी, दिस वन इज़ सेकेंडरी, और रिले आपने यहीं पे लगा लिया। ठीक है, तो इस रिले का सेटिंग कितना है, उसके साथ साथ इस अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, ये बताएगा कि कितना बाइंडिंग आपका प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो दिस वन इज़ द फॉर्मूला फॉर द अनप्रोटेक्टेड पोर्शन। ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर हम लोगों ने पढ़ा है, फिर से वही चीज़ यहाँ भी पढ़ना है। परसेंटेज बाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द अर्थ फॉल्ट, given by the IS primary fault current. Relay always housed in the secondary of the CT and PT, but IS is the primary current. Primary में how much is the fault, 250 एम्पियर 300 एम्पियर फॉल्ट करंट फ्लो होगा अगर आपने रेजिस्टेंस अर्थिंग किया है। तो दिस वन इज द प्राइमरी करंट एंड दिस वन इज द रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस एंड गिवन बाय द पर फेज वोल्टेज। एंड अगर प्रतिशत में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय द 100। तो दिस वन फॉर्मूला कि आपका हाउ मच इज़ द बाइंडिंग टू बी अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द अर्थ फॉल्ट, एंड दिस वन इज गिवन बाय द IS into R upon V multiplied by the 100, where IS is the primary fault current, IS is the primary fault current, and R is the earthing resistance, and V is the सप्लाई वोल्टेज। तो देखो अनप्रोटेक्टेड पोर्शन हम अगर ज़ीरो करना चाह रहे हैं तो एक तो आपको मिल रहा है IS के मान, जो प्राइमरी करंट है उसका मान कम से कम हो जाए, तो हम अनप्रोटेक्टेड पोर्शन ज़ीरो की तरफ जाएंगे। दूसरा अर्थिंग रेजिस्टेंस, जिससे हम अर्थ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो अर्थ का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला वही यूज़ करना पड़ेगा, R इज इक्वल टू द 10⁻⁶/6 पाई FC ना। तो अगर हम ये
कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो समझ जाओ कि अर्थिंग का जो फॉल्ट करंट है वो हम 250-300 यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं एज ए प्रोटेक्शन पर्पस के लिए कि फॉल्ट हो, अर्थ फॉल्ट हो, और हम करंट को लिमिट्स करना चाह रहे हैं 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर के लिए, तो हम लोग जो स्टार अर्थ हो रहा है थ्रू द रेजिस्टेंस, उसको थ्रू द रेजिस्टेंस ना अर्थ करके हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, आपका ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करेंगे। उस ट्रांसफार्मर का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम लोग प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करेंगे वह लगभग आपका मोर सेंसिटिव होगा दैन द इसके, लेकिन वहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अच्छी होगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, बट आपका प्रोटेक्शन इस वाले प्रोटेक्शन से, अर्थिंग रेजिस्टेंस के प्रोटेक्शन से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आप यहाँ पे अर्थिंग ट्रांसफार्मर या जिसको बोला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से भी आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि कैसे हम अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। Restricted earth fault production of stator with the help of distribution transformer। ये लेटर कॉन्सेप्ट हम तभी यूज़ करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हमें फॉल्ट करंट को 4-5-6 एम्पियर में लिमिट्स करना। ठीक है, तो दिस वन इज़ द आपका स्टेटर ऑफ द अल्टरनेटर है, एंड दिस वन इज़ द स्टार पॉइंट, और स्टार पॉइंट को हम लोग ग्राउंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये उसका प्राइमरी है, प्राइमरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एंड दिस वन इज अ सेकेंडरी है, एंड दिस वन इज अ लिमिटिंग रजिस्टर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग रजिस्टर्स, and this one is a relay, and this relay is known as neutral displacement relay। this one is a distribution transformer, and this one is a stator of the अल्टरनेट। तो नाउ दिस वे हम लोग अगेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बहुत सेंसिटिव प्रोटेक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि व्हाट विल बी द लोडिंग रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड या स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड, एंड दिस वन इज अगेन इज गिवन बाय द 10 की पावर 6 अपॉन 6 पाई n स्क्वायर FC, where n is the turns ratio of the transformer, where n is the turns ratio of transformer, and others are same things. F is the frequency of the system and C is the distributed capacitance of the binding, distributed capacitance of the binding। ओके, तो R का मैग्नीट्यूड आप
डिक्लेयर वहीं से करते हो कि कितना परसेंटेज बाइंडिंग आपको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द अर्थ फॉल्ट। अगर आपको अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन 100% बाइंडिंग की तरफ ले जाना है, ऑल द बाइंडिंग टर्न्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अर्थ फॉल्ट, तो आप अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान कम से कम यूज़ करना। बट अगर करंट लिमिट्स करना चाह रहे हो कि करंट फॉल्ट करंट कम से कम फ्लो हो, तो आप अर्थिंग रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहोगे तभी लिमिट्स में आ पाएगा, और जिससे हीटिंग ना होने पाए स्टेटर का, आप ये सोचते हो, तब आपको अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान आप ज़्यादा यहाँ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप रिले एंड सर्किट ब्रेकर बहुत फास्ट यूज़ करोगे, जिससे कि जैसे ही फॉल्ट हो, रेजिस्टेंस का मान कम हो, फॉल्ट करंट फ्लो हो, तो तुरंत के तुरंत आपका ब्रेकर ऑपरेट हो जाए और रिले जज कर ले, रिले उसको फॉल्ट को एनालाइज कर ले और वो कमांड प्रोवाइड करे ब्रेकर को, और जैसे ही ब्रेकर को कमांड प्रोवाइड करेगा, तुरंत के तुरंत आपका ब्रेकर रिस्पॉन्ड करके फॉल्ट को आइसोलेट करेगा, फॉल्टी सेक्शन को। लेकिन जैसे ही इसको आइसोलेट करे, उसके साथ साथ हमें जो कपलिंग सिस्टम है, दैट्स मीन इज़ द रोटर एंड द प्राइम मूवर, इनको भी रोकने का कुछ न कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनपुट कॉन्टीन्यूअस फीड होता रहेगा तो ब्रेकर ओपन होने के बावजूद भी फॉल्ट कुछ देर तक परसिस्ट रहेगा और इससे डैमेज होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक, सबको समझ में आ रहा? हेलो, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है किसी को यहाँ पे? दिस वन इज रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, कैसे आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, एंड उसका फॉर्मूला भी प्रोवाइड कर दिया है मैंने, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी बता दिया है। न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले, दिस वन बेसिकली ए वोल्टेज रिले, दिस वन नॉट अ करंट रिले, दिस वन इज अ मैक्सिमम वोल्टेज रिले यूज़ किया जाता है कि सिस्टम में जैसे ही फॉल्ट होगा ओवर वोल्टेज होगा, और ओवर वोल्टेज रिले है, न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले या ओवर वोल्टेज रिले कर सकते हैं। लोडिंग रेजिस्टेंस या स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस, दिस वन रेजिस्टेंस यूज्ड फॉर द पैरेलल वोल्टेज हमें चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी में, तो रिले को हमें लिमिट्स में लाना है कि रिले में बहुत ज़्यादा करंट ना फ्लो हो, क्योंकि ये ओवर वोल्टेज रिले है। वोल्टेज जितने भी रिले होते हैं, जस्ट लाइक आपने पढ़ा है वोल्ट मीटर, वहाँ पे करंट का मान कम होना चाहिए, तो मैक्सिमम करंट हम पास करवा देंगे रेजिस्टेंस के थ्रू, और जो न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले लिखा हुआ है या जो हमारा वोल्टेज रिले है, वहाँ पे कम से कम करंट फ्लो हो। ठीक है, तो स्टेबलाइज कर रहा हो, आर की वैल्यू लिखा हुआ है अस्थाना, शिवम अस्थाना आपने क्वेश्चन जो पूछा है, तो वहाँ देखो अपने आप लिखा हुआ कि आर का जो मैग्नीट्यूड होता है, दिस वन इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। आर का मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं कि जिससे कि रिजोनेंस सिस्टम में ना होने पाए, क्योंकि अगर सिस्टम में रिजोनेंस हो जाएगा तो ओवर वोल्टेज होगा, और ओवर वोल्टेज होने से इंसुलेशन डैमेज होने के चांसेस हो जाएगा। ओके, राहुल यादव, दिस वन इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, दिस वन इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है, और जब सिस्टम में फॉल्ट नहीं होगा तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज मैग्नीट्यूड बहुत ज़ीरो होगा, लेकिन जैसे सिस्टम में फॉल्ट आएगा, और फॉल्ट आने पे आपको पता है न्यूट्रल डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, और न्यूट्रल जैसे डिस्प्लेस होगा इसका मतलब वहाँ वोल्टेज आ गया, तो दिस वोल्टेज इज़ ट्रांसफर टू द सेकेंडरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसी को हम लोग जज करेंगे ओवर वोल्टेज रिले या न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले, जिसका नाम रखा जा रहा। ठीक है, उसी से जज करेंगे। ओके, एनी कन्फ्यूज़न किसी और को? तो दिस वन इज़ और भी बहुत सारे, आज तो न्यूमेरिकल रिलेज आ गए,
तो इसके साथ साथ और भी प्रोटेक्शन यूज़ किए जा रहे हैं। अतुल कुमार, ये सीरीज़ रेजोनेंस तब होगा जब फॉल्ट होगा, उसके पहले होने के चांस नहीं है। ट्रांजिएंट कंडीशन में कैपेसिटेंस होता है, दिस वन इज़ हम लोग निगलेक्टेड करते हैं इन द अल्टरनेटर में, क्योंकि एल का मान सी के सापेक्ष बहुत ज़्यादा है। तो जो भी सिस्टम में ज़्यादा मैग्नीट्यूड होते हैं और अगर जो मिनिमम वैल्यू वाला है वो उससे कंपेयर नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द फॉल्ट आपने ट्रांसफार्मर या सब जगहों पे पढ़ा है कि ब्रेकर के क्रॉस में ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज जो प्रोवाइड करता है उस कैपेसिटेंस ही है। तो उस समय आर भी है, क्योंकि आर का मान आपने अच्छा रख लिया है, और आर का मान अगर गुड मैग्नीट्यूड या अच्छी मैग्नीट्यूड में है तो एल भी मैग्नीट्यूड अच्छा है। तो आर एल सी तीनों सीरीज़ में होंगे, और जैसे सीरीज़ में होंगे तो सीरीज़ रेजोनेंस में भी द चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं है चांस हो जाए, क्योंकि ये तभी चांस बनता है सीरीज़ रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू द एक्सी, और तभी जाके ये सीरीज़ रेजोनेंस होगा। और अब सीरीज़ रेजोनेंस हो गया तो सीरीज़ रेजोनेंस प्रोवाइड्स द ओवर वोल्टेजेस इन द सिस्टम, तब जाके ये चांस बनेगा। नेक्स्ट, एनी कन्फ्यूज़न? मुलायम यादव, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंटर टर्न प्रोडक्शन ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। तो नेक्स्ट है स्टेटर इंटर टर्न प्रोटेक्शन। स्टेटर इंटर टर्न प्रोटेक्शन केवल और केवल वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग है। दैट्स मीन पर फेज हैविंग द डिफरेंट या मल्टी पाथ्स। when the alternator rating is too much high, बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे कंडीशंस में हम बहुत ज़्यादा करंट को बैंडिंग से एक पाथ से प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी जगहों में मल्टी पाथ बनाते हैं। और मल्टी पाथ बना के हम लोग क्या करते हैं कि करंट को डिवाइड कर देते हैं, और करंट डिवाइड होने से हीटिंग कम हो जाता है, कूलिंग आप बहुत अच्छा प्रोवाइड कर सकते हो। अल्टरनेटर का सबसे मेन प्रोटेक्शन जो होता है कूलिंग ही है। आप बहुत अच्छा अगर कूलिंग प्रोवाइड करोगे तभी जाके अल्टरनेटर आपका स्मूथली रन करेगा, अन्यथा अल्टरनेटर स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। तो अगर आप एक कंडक्टर लेके बाइंडिंग प्रोवाइड करोगे तो वहाँ पे कूलिंग आप बहुत अच्छा प्रोवाइड नहीं कर सकते। देखो, अल्टरनेटर में आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में आपको दिखाई देता है कि वहाँ पे भी जब करंट रेटिंग बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, कंडक्टर्स के मल्टी पाथ बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बंडलिंग करना। दैट्स मीन जहाँ एक पाथ से करंट जा रहा था, अब हमने 4 पाथ में डिवाइड कर दिया, और 4 पाथ में डिवाइड करने से इस पर्टिकुलर कंडक्टर का स्टेबिलिटी भी अच्छा हो गया, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गए, कूलिंग भी अच्छी हो गई, सर्ज इम्पीडेंस भी कम हो गया, SIL बढ़ गया। तो ये सब एडवांटेज होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज़ करते हैं। अस्थाना, N is the turns ratios of the distribution transformer। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिंगल फेस का होगा, ये 3 फेस का नहीं होगा। पिक्चर में दिख रहा है सिंगल फेस का होगा।
ओके, तो जब हम मल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर इनके टर्न्स के बीच में भी फॉल्ट हो गया देन आपके स्टेटर में करंट का अनबैलेंसिंग हो जाएगा। इस अनबैलेंसिंग से भी हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना है कि अनबैलेंस करंट कॉन्टीन्यूस अगर फ्लो हो रहा है तो स्टेटर में भी प्रॉब्लम आएगा, उसके साथ साथ रोटर में भी प्रॉब्लम आएगा। रोटर में वाइब्रेशंस, हंटिंग, ये सब भी इंक्रीज़ हो जाएगा एंड स्टेटर में भी अनबैलेंसिंग होने से नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो होगा और नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो होने से हीटिंग वहाँ भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं कि अनबैलेंस करंट ना फ्लो हो, क्योंकि जिस पैरेलल पाथ में टर्न शॉर्ट होगा वहाँ वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा तो अनबैलेंस सिस्टम हो जाएगा। अनबैलेंस सिस्टम हो गया तो 100% है। अभी जो PD टर्मिनल पे मिल रहा था अब इनके बीच के लूप में मिलेगा और फिर इनके बीच में भी करंट फ्लो होगा। PD मिल गया तो इनके बीच में भी करंट फ्लो होगा और जो इनके बीच में करंट फ्लो होगा ये केवल और केवल हीटिंग बढ़ाएगा और हीटिंग बढ़ने से इंसुलेशन फेलियर होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हमें अवॉइड करना है। तो इसको अगर अवॉइड करना है तो हमें इंटर टर्न प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इंटर टर्न प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे और उस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का नाम होगा ट्रांसवर्स डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। और ट्रांसवर्स डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अनबैलेंस्ड जो भी होगा टर्न शॉर्ट होने से उसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके आपके सिस्टम को आइसोलेट कर देगा फ्रॉम द हेल्दी सिस्टम से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिक्चर इसका कि कैसे हम इसको प्रोवाइड करेंगे, जिसका नाम है ट्रांसवर्स डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सपोज करो आपका 2 पैरेलल पाथ से आपका स्टेटर जुड़ा हुआ है। दो ही पैरेलल पाथ आपने यूज़ किया है। स्टेटर वाइंडिंग प्रोवाइडेड इन द स्लॉट्स ऑफ द स्टेटर। तो ये दिखाई नहीं देगा आपको, डिज़ाइन करते समय केवल समझ में आएगा, लेकिन ये दिखाई नहीं देगा कि पैरेलल पाथ कहाँ से कहाँ बन के गया। जिसमें स्टार पॉइंट हमने अर्थ कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे 2 बाइंडिंग्स पर फेस पैरेलल में है तो इनके बीच में हमें सीटी लगाना पड़ेगा और ये भी इनबिल्ड सीटी होगा। ये सीटी का जो कोर होगा ऑलरेडी जिस समय आपका स्टेटर वाइंडिंग डिज़ाइन किया जाएगा, जिस समय हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी, सेम टाइम में ये आपका इनबिल्ट हो जाएगा स्टेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 सीटी लगानी पड़ेगी। दिस वन इज़ द फर्स्ट सीटी इन द फर्स्ट पाथ ऑफ द बाइंडिंग एंड दिस वन इज़ द सेकंड सीटी इन द सेकंड पाथ ऑफ द बाइंडिंग। ओके, और दिस वन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में आपको पता है 2 रेस्ट्रेनिंग होते हैं। तो फिर से उसको मैं दिखा रहा हूँ जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। तो देखो यही होता है, ये रेस्ट्रेनिंग होते हैं, ये भी रेस्ट्रेनिंग होते हैं। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग होते हैं। रेस्ट्रेनिंग कनेक्टेड फ्रॉम द सीटीज ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम एंड ऑपरेटिंग आपका जो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द रेस्ट्रेनिंग कॉइल होता है वहीं से जुड़ा रहता है। क्लियर है ना। तो 2 सीटी हो गई। अब इनको हमें जोड़ना है ट्रांसवर्स तरीके से। ठीक, तो दिस वन इज़ द रेस्ट्रेनिंग टर्न्स। ठीक, ये क्या है?
यहाँ छोटा सा बन गया, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। दिस वन है CT हो गई, दिस वन रेस्टेनिंग कॉइल है, सॉरी तो दिस वन इज़ अ रेस्टेनिंग है, हाफ इस पोर्शन पे हाफ उस पोर्शन पे है, एंड ये ऑपरेटिंग। दिस वन इज CT, दिस वन इज CT। सेम है जैसे हमने सपोज करो ये R फेज़ है, ये Y फेज़ है, ये B फेज़ है। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, जैसे हमने R में दिखाया है, Y में दिखाया, ऐसे B में भी होगा। तो एक का ही कॉन्सेप्ट हमारे लिए सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। तो ये CT है और ये आपका रिले है। ओके, तो जैसे देखो यहाँ से करंट पास होगा I/2 एंड यहाँ से I/2 सिस्टम अगर हेल्दी है तो टोटल यहाँ से करंट I जाएगा। ठीक है, सपोज़ करो यहाँ पे 2-4 टन टू टन शॉर्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ I/2 नहीं, I/2 से कम वैल्यू का करंट जाएगा। I/2 के कम वैल्यू से करंट गया, या इसमें मान लिया I1 है, तो ध्यान से देखना, जब करंट इसमें इधर जा रहा था तो लेंजला से प्राइमरी में इधर है तो इसमें सेकेंडरी में इधर आएगा, और इसमें करंट ऊपर जा रहा था इसमें भी नीचे की तरफ आएगा। तो जितना करंट इसको चाहिए था तो यहाँ से हमने उतना करंट यहाँ पे पास करा दिया। क्लियर? तो सिस्टम बैलेंस है, लेकिन जैसे ही फॉल्ट होगा तो जो भी डिफरेंस ऑफ करंट है जो हमने पढ़ा था I1 माइनस I2, दिस करंट आपका प्रोसेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग कॉइल, I1 माइनस I2 पासेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग कॉइल, और जैसे ही ऑपरेटिंग कॉइल से I1 माइनस I2 गया तो तुरंत ये रिस्पॉन्ड करेगा और यह रिले सिग्नल प्रोवाइड करेगा सर्किट ब्रेकर को कि आप ओपन हो जाओ, सिस्टम में फॉल्ट है। और टर्न्स टू टर्न्स में दैट्स मीन इंटर टर्न्स फॉल्ट है, और किस फेज़ में है ये सब डायग्नोसिस होगा। न्यूमेरिकल रिलेज आज यूज़ होती है, ये बता देगा किस फेज़ में फॉल्ट है और कितना प्रतिशत फॉल्ट है, ये भी डायग्नोसिस करके बता देगा। तो आपका जो फॉर्मूला था डिफरेंशियल रिले का I1 प्लस I2/2 एंड दिस वन इज अ रेस्टेनिंग है। अगर इससे ज़्यादा आपका हो गया I1 माइनस I2 अपान प्रतिशत बाइसिंग, परसेंटेज T, अगर इससे ये मैग्नीट्यूड आपके रेस्टेनिंग से ज़्यादा हो गया तो ब्रेकर को कमांड रिले ट्रांसफ़र कर देगा कि सिस्टम में फॉल्ट हुआ है और आप इस फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से रिमूव कर दीजिए। ठीक, इसको हम फिर से अलग से दिखा दे रहे हैं, कुछ लोगों को पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, तो हम लोग फिर से देख लेते हैं कि कैसे ये पिक्चर बनेगा इसका। ओके, इसको नेक्स्ट उसमें दिखाना पड़ेगा, एक ही केवल हम बाइंडिंग ले रहे हैं। देखो फिर से आप देख लेना, जैसे ये CT है, क्लियर, और ये आपका रेस्टेनिंग है और ये सेकेंडरी साइड का CT है, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग कॉइल है। तो इस CT से जितना करंट यहाँ से पास हो रेस्टेनिंग में आए और सेम करंट आपका पास हो जाए इस तरफ। ठीक है, इस तरफ पास हो जाए तो बोला जाता है कि सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है। दैट्स मीन यहाँ से अगर I करंट आया, सेम I करंट यहाँ पास हो जाए, तो ये रेस्टेनिंग था, ये भी रेस्टेनिंग है, ये आपका ऑपरेटिंग है। क्लियर है ना?
ये सी टी है आपका, ये आपका सी टी। तो इस तरह से उसको जोड़ना है, बस वही जोड़ा गया, कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं कि इस तरह जोड़े गए हैं कि जो एक पाथ का जो सी टी है उसका जो करंट आ रहा पहले वाले रेजिस्टेरिंग में, सेम करंट वहाँ से पास हो जाए। ठीक है, तो अगर सेम करंट पास हो गया तो यहाँ से जो करंट पास होगा वो I1 माइनस I2 है, इसका मान 0 हो जाएगा। I1 माइनस I2 इज इक्वल टू द 0, और जब I1 माइनस I2 इक्वल टू द 0 हो गया, दैट्स मीन ऑपरेटिंग टार्क डेवलप नहीं होगा, और ऑपरेटिंग टार्क अगर डेवलप नहीं हो रहा तो रिले कोई भी कमांड सीबी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ओके, शिवम अस्थाना, दिनेश उपाध्याय, कोई कन्फ्यूज़न है अभी? एनी कन्फ्यूज़न? इफ़ द अर्थिंग इज आइसोलेटेड वन, अगर अर्थिंग आइसोलेटेड है देन रिले रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, क्योंकि रिले को रिस्पॉन्ड होने के लिए आपका पाथ क्लोज होना चाहिए, क्योंकि करंट रिले है, करंट किसी पाथ में तभी फ्लो होता है जब उसका पाथ क्लोज हो, और पाथ की जो क्लोजिंग कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्टार पॉइंट कर रहा, जिसमें नीचे स्टार पॉइंट है, ये ग्राउंडेड पोर्शन है। ये जब तक ग्राउंडेड नहीं रहेगा तब तक आपका फॉल्ट फ्लो नहीं होगा। एनी डाउट? इंटर टर्न प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर से भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इतना हम लोगों को ज़्यादा डीप एनालाइज नहीं करना है हर एक चीज़ों का, क्योंकि बहुत सारे एक ही प्रोटेक्शन नहीं यूज़ किया जा रहा। जो हम लोगों का स्टेटस है डिप्लोमा एंड बीटेक तक का यही है, बहुत ज़्यादा हमें उसमें केयर नहीं करना, क्योंकि आज तो बहुत सारे प्रोटेक्शन और भी यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, अब से एक याद आओ, इंटर टर्न प्रोटेक्शन हमने बताया कि इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि जिससे हमें ये पता चले कि जो मल्टीप्लेक्सिंग किया गया है, जो पैरेलल पाथ बनाए गए हैं पर फेज ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर, हर एक पाथ से बैलेंस करंट फ्लो हो रहा, इक्वल करंट फ्लो हो रहा, क्योंकि दे आर शेयरिंग द टोटल करंट ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग, तो हर एक पाथ से इक्वल करंट आना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी पाथ ग्राउंडेड हो गया, टर्न शॉर्ट हो गया, तो अनबैलेंसिंग होगी, और अनबैलेंसिंग होने से आपके स्टेटर में भी प्रॉब्लम आएगा, उसके साथ साथ रोटर में भी प्रॉब्लम आएगा। रोटर में आपका, रोटर साइड में आपका वाइब्रेशंस बढ़ जाएगा, ऑसिलेशंस बढ़ जाएगा, तो उसकी भी हीटिंग बढ़ेगी। उसके साथ साथ स्टेटर में भी अनबैलेंस करंट है, तो अनबैलेंस करंट है तो नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो होगा, वो भी हीटिंग देगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस कंडीशन में केवल और केवल पॉजिटिव सीक्वेंस होना चाहिए, ना तो नेगेटिव सीक्वेंस करंट होना चाहिए, ना तो ज़ीरो सीक्वेंस होना चाहिए। अगर ज़ीरो सीक्वेंस है या नेगेटिव सीक्वेंस है, दैट्स मीन सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम को हम लोग आइसोलेट करने के लिए, कि प्रॉब्लम हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट हो जाए, तो देयरफॉर हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देयरफॉर हमें वहाँ यूज़ करना पड़ेगा इंटर टर्न प्रोटेक्शन। ओके, तो आपका स्टेटर का जो प्रोटेक्शन था वो फिनिश हो गया है। इंटर टर्न प्रोटेक्शन हमने प्रोवाइड कर लिया, अर्थफॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लिया, एंड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ कर लिया। तो चाहे फेस टू फेस फॉल्ट हो, चाहे फेस टू अर्थ फॉल्ट हो, चाहे इंटर टर्न फॉल्ट हो, इन सब के लिए हमने डिफरेंशियल यूज़ किया, उसके साथ साथ रेफ यूज़ किया है, रेस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल प्रोटेक्शन यूज़ किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है रोटर का फॉल्ट्स पे आते हैं।
अतुल, आपने पूछा इनवर्स क्यों कनेक्ट करते हैं। इनवर्स कनेक्ट करोगे तभी तो जो करंट आया है उस नोड पे है वो करंट लीव कर जाएगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, ये तो तभी पॉसिबल है जब आप उसको इनवर्स में कनेक्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट रोटर साइड में आते हैं। तो रोटर का फॉल्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कल पढ़ा है। रोटर के जो फॉल्ट्स होने हैं उसको भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है कि रोटर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द अल्टरनेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और रोटर साइड में भी आपका फॉल्ट हो सकता है, मे बी द शॉर्ट सर्किट, मे बी द ओपन सर्किट। रोटर ओपन हो गया तब भी दिक्कत है, एंड शॉर्ट हो गया तब भी प्रॉब्लम है। अगर रोटर शॉर्टेड हो रहा है तो रिमेंबर द पॉइंट, अगर रोटर ये है आपके पास, दिस वन इज़ अ रोटर ऑफ द अल्टरनेटर, और यहाँ पे हम लोग रोटर को डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर रोटर यहाँ पे शॉर्ट हो गया या ओपन हो गया, और ओपन हो जाएगा तो इसका भी प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर रोटर शॉर्ट हो रहा है या ओपन हो रहा है, इससे भी सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज़, अनस्टेबिलिटी एंड आपका डैमेजेस होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फिर से स्टडी हम लोग कर लेते हैं। अगर रोटर में शॉर्ट सर्किट होगा, व्हाट इज़ द हैपनिंग, तो जब तक हैपनिंग क्या इसके सेवरिटीज़ हैं, भयंकरता क्या होगी फॉल्ट्स की, उसकी नॉलेज हमारे पास नहीं होगा, तो तब तक हम प्रोटेक्शन के बारे में स्टडी नहीं कर सकते। तो रिमेंबर पॉइंट, अगर हमारे रोटर में शॉर्ट सर्किट हो गया, रोटर में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया या टर्न टू टर्न शॉर्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो जो एयर गैप फ्लक्सेस होंगे, क्योंकि रोटर का काम है फ्लक्स ही पैदा करना, और फ्लक्स की जो कटिंग होती है स्टेटर में, उसी से स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, और तब जाके आप ट्रांसमिशन लाइनों को पावर प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर रोटर में शॉर्ट सर्किट हो गया है तो जो एयर गैप फ्लक्स होगा, दैट्स मीन ये आपका स्टेटर है, रोटर इज द इनर पोर्शन में आएगा। रोटर इज कपल्ड बाय द प्राइम मूवर, रोटर आपका प्राइम मूवर से कपल्ड है। ओके, तो अगर आपके रोटर में शॉर्ट सर्किट हुआ तो जो ये एयर गैप फ्लक्स है, यहीं पे फ्लक्स रहेगा, ये असिमेट्री आएगी, रोटर के फ्लक्स में असिमेट्री आएगी, और असिमेट्री आने से वोल्टेज जो इंड्यूस होगा वो भी अनबैलेंस हो जाएगा, और ड्यू टू द असिमेट्री ऑफ द फ्लक्सेस रोटर में हंटिंग और वाइब्रेशंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वाइब्रेशंस या आपका हंटिंग बढ़ेगा
तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा और हो सकता है कि आपका सिंक्रोनिज्म फेल हो जाए, उसके साथ साथ हो सकता है आपकी बेयरिंग टूट जाए। ओके, बेयरिंग भी टूट सकता है जिससे आपका प्राइम मूवर कपल्ड है। तो जहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग, वहाँ पे हंटिंग इन सब का जो फिनोमिना है ये कम से कम होता है। दैट्स मीन आपका सिलेंड्रिकल टाइप में डैम्पर नहीं यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो नॉन सैलिएंट या जो हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ किए जाते हैं वहाँ डैम्पर्स यूज़ किए जाते हैं। तो वहाँ पे वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस के कॉन्सेप्ट कम से कम होंगे, लेकिन जहाँ सिलेंड्रिकल टाइप है वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि हंटिंग एंड वाइब्रेशन का जो वैल्यू है ये बढ़ेगा और आपका हो सकता है कि बेयरिंग टूट जाए, हो सकता है सिंक्रोनिज्म फेल हो जाए। दूसरा, अगर यहाँ पे ओपन हो जाए तो ओपन हो जाएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ये ओपन हो गया और ये रोटेटिंग है तो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा और ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगा इससे वहाँ पे आर्किंग पैदा होगा, आर्क पैदा हो जाएगा और आर्क पैदा होने से हो सकता है आपका इंसुलेशन में आग लग जाए। ठीक है, तो इन दोनों का भी प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हम प्रोटेक्ट करना चाहेंगे कि रोटर साइड में आपका ना तो शॉर्ट सर्किट हो ना तो ये ओपन सर्किट हो। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग प्रोवाइड करना चाहेंगे, अभी वो एबनॉर्मल रनिंग कंडीशन में आएगा जिसका नाम था लॉस ऑफ एक्साइटेशन भी रोटर साइड में ही है, लेकिन उसको हम एबनॉर्मल रनिंग कंडीशन में ले जाके स्टडी करेंगे। यहाँ पे अभी उसको स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल हम शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट फॉल्ट का ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सबसे पहला हम लोग शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ही पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका रोटर प्रोटेक्शन। This is a rotor winding. And this one is a relay. तो दिस वन इज़ द अरेंजमेंट जिससे हम लोग शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन को एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रेकर को रिले से कमांड प्रोवाइड करते हैं कि सिस्टम में फॉल्ट है एंड सिस्टम आइसोलेट हो जाए फ्रॉम द हेल्दी। तो अल्टरनेटर का जो रोटर वाइंडिंग है, दिस वन इज़ ऑलवेज, हम लोग आज भी डीसी प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, या दिस वन इज़ बायस्ड बाय द डीसी सप्लाई। और वहाँ पे अगर फॉल्ट हो गया है तो उसकी हमें
कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके एकदम एडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है कि इस तरह प्रोटेक्ट किया जाए कि कोई भी अनस्टेबिलिटी या लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम ना आए। तो इन द पिक, आप जो पिक देख रहे हो, पिक्चर है आपके सामने, उसमें ध्यान से देखो कि द फील्ड इज सप्लाइड बाय द डीसी सप्लाई या बाइस्ड बाय द डीसी सप्लाई and the polarity also indicated on the pic. Okay, any confusion? जैसे यहाँ पे फॉल्ट होगा तो फॉल्ट करंट इज पासेस फ्रॉम द रिले, इस रिले से फॉल्ट करंट पास होगा। यहाँ पे कोई फॉल्ट हुआ, टर्न्स टू टर्न्स कुछ भी फॉल्ट हो रहा, तो दिस वन इज अ पासेस फ्रॉम द रिले, और रिले से जैसे ही पास होगा तो रिले सेंसिटिव रिले यूज़ किया जाएगा। और दिस वन इज़ अ मे बी द आपका वाटमेट्रिक टाइप रिले हो, या दिस वन इज़ अ आर्मेचर अट्रैक्टेड टाइप रिले हो। इस तरह के रिले यूज़ करके, ये ओल्ड डेज में यूज़ होता था, आज तो सब न्यूमेरिकल रिलेज यूज़ किए जा रहे हैं। तो जैसे ही फॉल्ट होगा रिले से वो फॉल्ट करंट फ्लो होगा, और जैसे रिले से फॉल्ट करंट फ्लो होगा रिले रिस्पॉन्ड करेगा, और रिले रिस्पॉन्ड करके कमांड देगा ब्रेकर को। फर्स्ट वन आपका स्टेटर का ब्रेकर ओपन हो जाएगा, दूसरा इसके साथ साथ प्राइम मूवर को भी कमांड जाएगा और उसका सडन स्टॉपिंग हो जाएगा। ओके, तो दिस वन इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ द रोटर है। रोटर को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे? ओके, वट एवर द ओपन हो या शॉर्ट हो, दोनों कंडीशंस में ये एनालाइज करेगा। रेक्टिफायर यूज़ किया गया है फॉर द बैलेंसिंग सिस्टम के लिए, बैलेंस सिस्टम को स्टडी करेगा। यहाँ से ऊपर से, क्योंकि रिले है, ऊपर से ऑपरेटिंग टार्क आएगा या ऑपरेटिंग क्वांटिटीज़ मिलेगा, एंड ऑक्सिलरी सप्लाई दे विल प्रोवाइड द रेस्ट्रेनिंग क्वांटिटी और द रेस्ट्रेनिंग टार्क। क्योंकि आपका कोई भी रिले रिस्पॉन्ड तभी करता है, रिले रिस्पॉन्ड तभी करेगा जब ऑपरेटिंग क्वांटिटीज़ या ऑपरेटिंग टार्क आपका बड़ा हो जाए। दिस वन इज़ अ देन द रेस्ट्रेनिंग टार्क। ओके, तो रेस्ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सिलरी सप्लाई से, कि हम लोगों ने मैग्नीट्यूड देखा है कि कितना मैग्नीट्यूड का आपका फील्ड एक्साइटेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑक्सिलरी सप्लाई रखा है, और फिर उस ऑक्सिलरी सप्लाई को भी हमने डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज़ किया है। तो सिस्टम अगर दोनों तरफ सेम है, दैट्स इन बैलेंस है, ऑपरेटिंग इज इक्वल टू द रेस्ट्रेनिंग, तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका ऑपरेटिंग टॉर्क बड़ा होगा तो आपका रिले रिस्पॉन्ड करेगा, और जैसे रिस्पॉन्ड करेगा स्टेटर का ब्रेकर भी ओपन कराएगा, उसके साथ साथ प्राइम मूवर में सडन स्टॉपिंग भी ब्रेक लगवा देगा, कि जिससे कि उसकी कपलिंग एनर्जी ना जाए या कपलिंग खुल जाएगा। ओके, कोई डाउट है किसी को? कितना टाइम है? कितना टाइम है? टाइम कितना है? 42। नहीं, अभी है। आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल रनिंग कंडीशन। एबनॉर्मल रनिंग कंडीशन में क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, कैसे हम लोग जज करेंगे। एंड द फर्स्ट टॉपिक एबनॉर्मल रनिंग कंडीशन में हम लोग लेके चलते हैं
लॉस ऑफ एक्साइटेशन। सपोज करो कि आपका सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में चल रहा था और नॉर्मल कंडीशन में चल रहा था और तब सडन वहाँ पे पहली प्रॉब्लम आ जाए कि जो ब्रेकर था फील्ड वाइंडिंग का वो ओपन हो जाए, सडनली ओपन हो जाए, तो दैट्स मीन एक्साइटेशन लॉस हो जाएगा, या फील्ड सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो जाए और एक्साइटेशन फेल हो जाए या एक्साइटर फेल हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए और इसके कारण आपका लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो जाए। तो अगर लॉस ऑफ एक्साइटेशन होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि अगर लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो रहा है ड्यू टू द राहुल सिंह, आप प्रीवियस टॉपिक की बात कर रहे हो कि ऑक्सिलरी सप्लाई क्यों प्रोवाइड किया गया था। ऑक्सिलरी सप्लाई से ही आप रेस्टेनिंग वैल्यू अचीव कर रहे हो, क्योंकि कोई भी रिले है रिस्पॉन्ड तभी करता है, उसको दो चीज़ें चाहिए, रिले को दो चीज़ें चाहिए, एक ऑपरेटिंग चाहिए, दूसरा रेस्टेनिंग चाहिए। रेस्टेनिंग सिस्टम को बैलेंस बना के रखता है और ऑपरेटिंग आपके सिस्टम में तभी इंड्यूस होता है जब सिस्टम में फॉल्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ रेस्टेनिंग के लिए हमें ऑक्सिलरी सप्लाई लगाना पड़ेगा और ऑक्सिलरी सप्लाई को हमने डीसी में कन्वर्ट किया क्योंकि जो आपका रोटर है वो डीसी है, ठीक है। देयरफॉर हमने वहाँ पे ऑक्सिलरी सप्लाई यूज़ किया है। सीवम अस्थाना रेक्टिफायर यूज़ किया गया है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि ऑक्सिलरी जो सप्लाई है आपके पावर हाउस में जहाँ पे आप अल्टरनेटर यूज़ कर रहे हो वहाँ तो आपको ऑक्सिलरी सप्लाई एसी ही मिलेगा। तो रेक्टिफायर के हेल्प से फुल वेव हो या हाफ वेव हो, जैसा भी हो, फुल वेव ज़्यादा सही रहेगा। उसके हेल्प से आप क्या करोगे, एसी को डीसी में बदलोगे, तभी आप एक रिले को रेस्टेनिंग और ऑपरेटिंग दोनों दे पाओगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें। रिले सेटिंग, सीवम अस्थाना, रिले सेटिंग एंड टीएमएस डिपेंडेंट होगा कि साइज़ देखना पड़ेगा और कितनी सेंसिटिव आप प्रोटेक्शन सिस्टम वहाँ यूज़ करना चाह रहे हो। हाई सेट एंड आईडीएमटी दोनों यूज़ कर सकते हो। हाई सेट यूज़ करोगे तो इंस्टेंटेनियस होगा एंड आईडीएमटी यूज़ करोगे तो उसमें टीएमएस होगा, ठीक है। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ द एनआरपीसी आप वैसे ही प्रोवाइड करोगे। जो भी आप प्रोडक्शन यूज़ करते हो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रेटिंग क्या है और विसिनिटी अगल बगल में क्या क्या उसके लिए प्रोडक्शन और सेटिंग्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी लेना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए सब। आप लोगों को कोई दिक्कत है?
कोई कन्फ्यूज़न है? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन था। तो एक्साइटेशन अगर लॉस हो रहा है ड्यू टू द फेलोर ऑफ एक्साइटर और ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द सर्किट ब्रेकर, ओपनिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर या फॉल्टी फील्ड ब्रेकर्स, कुछ भी हो जाए, अगर ऐसी दिक्कत आ रही हो इसके कारण आपका एक्साइटेशन लॉस हुआ, तो इसी एक्साइटेशन से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा, तो आपको समझ में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड घटेगा, जबकि बस बार वोल्टेज तो वही रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो दैट्स मीन जैसे ही लॉस ऑफ एक्साइटेशन होता है, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, F बराबर NP/120 एंड E इज इक्वल टू द 4.44 F/N, या यहाँ पे T यूज़ कर लो, समवन यूज़ द वैल्यू T। ओके, तो जैसे ही एक्साइटेशन फेल हुआ, दैट्स मीन 5 टेंस वर्स 0, ईएमएफ का मान कम हो जाएगा। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था आर्मेचर वाइंडिंग में वो कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होगा, ध्यान सुनिएगा, लॉस ऑफ एक्साइटेशन सबसे पहला यही होगा कि रोटर ओपन हो गया है, तो स्पीड स्लाइटली हायर हो जाएगा रोटर का, और जैसे ही स्पीड स्लाइटली हाई हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया रोटर का, तो ये जो अरेंजमेंट था अल्टरनेटर का, ये अरेंजमेंट कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो अल्टरनेटर है ये इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करना शुरू कर देगा, और इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करके जो रिएक्टिव पावर है ये बस बार से लेना शुरू कर देगा। बट बस बार को यह पर्टिकुलर सिस्टम, ये तो प्राइम मोड से जुड़ा है, रिमेंबर द पॉइंट, ये प्राइम मोड से जुड़ा हुआ है, तो ये मत सोचिएगा इनपुट नहीं आ रहा, क्लियर है ना, इनपुट इसको मिल रहा। तो जैसे ही एक्साइटेशन लॉस हुआ, रोटर का स्पीड स्लाइटली ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही स्लाइटली ज़्यादा हुआ, यह अरेंजमेंट इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करेगा, एंड दैट कंडीशन में जो आपका स्टेटर ऑफ द अल्टरनेटर है, यह एक्साइटेशन एमएमएफ बस बार से लेना शुरू कर देगा, दैट्स मीन रिएक्टिव पावर बस बार से लेना शुरू कर देगा, एंड बस बार को लीडिंग पावर फैक्टर पे एक्टिव पावर प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके साथ साथ रोटर पे, रोटर अगर आपका डैम्पर प्रोवाइड किया गया है तो वहाँ पे ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस कम होंगे, लेकिन अगर सिलेंड्रिकल टाइप है तो वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशंस भी क्रिएट होगा। उसके साथ साथ रोटर की भी हीटिंग बढ़ जाएगा, एंड स्टेटर की भी हीटिंग इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चांसेस भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सिस्टम में ऐसा भी हो कि लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो, फिर यह पर्टिकुलर अल्टरनेटर एज ए इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करे, उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, स्टेटर की हीटिंग बढ़ जाए, रोटर की हीटिंग बढ़ जाए, एंड वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशंस इन द रोटर भी इंक्रीज हो जाए। देयरफॉर इसका भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हम इसको प्रोटेक्ट करें कि लॉस ऑफ एक्साइटेशन होते ही आपका सिस्टम एनालाइज कर ले और सिस्टम ये हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट हो जाए। ओके, तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन के लिए हम लोग तो बहुत सारे सिस्टम यूज़ ही करते हैं। सबसे पहला सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं कि जैसे लॉस ऑफ एक्साइटेशन होगा
तो जो VAR है रिएक्टिव पावर, इसके लिए हम लगा लें रिले लगा लें रिएक्टिव पावर 10 में रिएक्टिव करंट ये बस बार से लेना शुरू कर दे रहा। तो अगर रिएक्टिव करंट का हम उस करंट का मैग्नीट्यूड के एनालिसिस कर लें तो प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दैट्स मीन क्लियर हो गया कि हम केवल लॉस ऑफ एक्साइटेशन के लिए एक काम करते हैं कि जो VAR रिएक्टिव वाला VAR जो रिएक्टिव पार्ट्स ये बस बार से ले रहा है इसी के एनालिसिस कर लें। और इसकी एनालिसिस करने के लिए एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम लोग नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट की स्टडी कर लें, और अगर नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट मिल रहा है इसका मतलब सिस्टम में फॉल्ट हो गया। और इन दिस वे हम लोग लॉस ऑफ एक्साइटेशन को एनालाइज करके इस पर्टिकुलर फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर देंगे फ्रॉम द हेल्दी सेक्शन। ठीक है, राहुल सिंह आपने कहा है लीडिंग पावर ट्रांसफ़र क्या है सर? जब ये एज ए जनरेटर की तरह काम करेगा, जनरेटर की तरह काम करेगा तो देन आपका स्लिप निगेटिव हो जाएगा। और यह पर्टिकुलर अल्टरनेटर लीडिंग पावर फैक्टर का पावर दैट्स मीन इसका जो पावर होगा वह ना तो यूनिटी पीएफ का होगा ना तो आपका लैगिंग पीएफ का होगा, लीडिंग पीएफ का होगा, और ये सिस्टम को देना शुरू कर देगा। ठीक है, ओके। तो फाइनली हम लोग यही कहेंगे कि लॉस ऑफ एक्साइटेशन कैन बी डिटेक्टेड बाय मेजरिंग द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द स्टेटर करंट। दैट्स मीन एन एक्सेसिव वैल्यू ऑफ reactive VAR imports from the bus bar indicates either loss of excitation or loss of synchronism। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव फेज सीक्वेंस का एक रिले लगा के इसको एनालाइज कर लेंगे एंड इसमें TMS दे देंगे। कुछ देर के लिए वो जज कर ले कि कहीं कोई प्रॉब्लम आया तो यहाँ TMS रखा जाएगा जो रिले होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो आस्क मी। तो दिस वन इज़ द stator parts। This one is bus bar, this one is CT। किसी फेज़ में अगर आपका नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो हो रहा है उसकी हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे एंड नेगेटिव फेज सीक्वेंस का रिले लगा के हम लोग सिस्टम को आइसोलेट कर देंगे फ्रॉम द हेल्दी सेक्शंस। ठीक है, तो ये रिले लगा हुआ है नीचे, NPS फिल्टर लगा हुआ है, ये CT है, ओके। ये सर्किट ब्रेकर है कि जैसे नेगेटिव सीक्वेंस रिले जज करेगा कि नेगेटिव सीक्वेंस
कंपोनेंट करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम में लॉस ऑफ एक्साइटेशन है या अनबैलेंसिंग है। तो अनबैलेंस लोडिंग को भी और इसको भी, दोनों को एक साथ ये रिमूव कर देगा। ठीक है, एनी डाउट? एनी डाउट? तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन फिर से हम कर रहे हैं, या लॉस ऑफ एक्साइटेशन उसके साथ अनबैलेंस लोडिंग दोनों एक साथ हो गया इसी में। तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन कैन बी डिटेक्टेड बाय मेजरिंग द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ स्टेटर करंट and an excessive value of reactive component, that's mean VAR imports indicates either loss of synchronism or loss of excitation। ठीक है, तो रिएक्टिव करंट को या रिएक्टिव पावर को पढ़ के हम लोग लॉस ऑफ एक्साइटेशन की स्टडी कर सकते हैं, और इसको हम लोग स्टेटर साइड से स्टडी कर लेंगे, स्टेटर साइड से स्टडी कर लेंगे। तो फील्ड एक्साइटेशन फेल्योर के लिए, दैट्स मीन फील्ड फेल्योर ड्यू टू द एक्साइटेशन फेल्योर, अगर एक्साइटर के फेल्योर होने से एक्साइटेशन फेल हो रहा है, इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं अंडर करंट रिले से भी, कि एक्साइटेशन का जो करंट होना चाहिए था अंडर हो गया, उससे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो रिपीट कर रहा हूँ, फील्ड फेल्योर ड्यू टू एक्साइटर फेल्योर में बी जज या डिटेक्टेड बाय द अंडर करंट रिले। ओके, एनी कंफ्यूजन? एंड अगर आपका ये VAR बस बार से ले रहा, तो इसको हम लोग एक रिले और होता है महो ऑफसेट, उससे भी हम लोग मेज़रमेंट करके, दैट्स मीन आर्मेचर के टर्मिनल पे यूज़ करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, महो ऑफसेट। ठीक है, दिस रिले आल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रिएक्टिव पावर। तो रिवर्स डायरेक्शन में अगर रिएक्टिव पावर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ है, और इसको हम लोग जज कर सकते हैं। NPS फिल्टर, अतुल ने पूछा है NPS फिल्टर, दिनेश उपाध्याय। NPS फिल्टर नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर है, जो नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर को दैट्स मीन फिल्टर करेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में ले जाएगा और रिले को प्रोवाइड कर देगा। ओके, नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट को फिल्टर्ड करके रिले साइड में ट्रांसफ़र करेगा। ओके, एनी डाउट? Same concept used for the unbalanced loading protection. Unbalanced loading protection also can be protected with the help of the negative phase sequence component. तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट की स्टडी करके हम लोग अनबैलेंस लोडिंग भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अनबैलेंस है, अगर अनबैलेंस्ड है तो 100% है कि नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट वहाँ से फ्लो होगा, और अगर फ्लो हो रहा है सिस्टम में अनबैलेंसिंग है तो उसको भी हम लोग स्टडी करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। तो ब्रेकर ओपन हो जाएगा, ब्रेकर आपको दिख रहा है, ब्रेकर ओपन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरलोड प्रोटेक्शन।
तो ओवरलोड प्रोटेक्शन, स्टेटर में ओवरलोडिंग हो सकती है, दैट्स मीन जितना रेटिंग है उससे ज़्यादा आपने उसके ऊपर लोड दे दिया, और ओवरलोड होने से आपके स्टेटर का हीटिंग बढ़ेगा, और हीटिंग बढ़ेगा तो इंसुलेशन का डिटेरिएशंस बढ़ेगा, और हो सकता है कि इंसुलेशन आपका फेल्योर हो जाए, और इंसुलेशन फेल होने से या डिटेरिएट होने से मशीन की लाइफ भी कम हो जाती है। देयरफॉर हम ऑलवेज़ यही चाहेंगे कि ओवरलोडिंग अल्टरनेटर के ऊपर ना हो पाए। तो ओवरलोडिंग ऑलवेज जस्ड बाय द टेम्परेचर डिटेक्टिंग डिवाइसेस से, ठीक है। इट मे बी द थर्मोकपल, मे बी द RTD रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, और मे बी द थर्मिस्टर। तो वन आर्म ऑफ द दिस वन इज RTD। एक ये वेटस्टोन ब्रिज में यूज़ किया जाएगा, एक भुजा उसमें हम लोग RTD लगा देंगे और ऑक्सिलरी सप्लाई वहीं से पास कराएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओवरलोडिंग होगा, RTD ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, सिस्टम को अनबैलेंस करेगा, और सिस्टम जैसे अनबैलेंस होगा डिटेक्टर से करंट पास होगा, और डिटेक्टर से करंट पास होगा इसका मतलब RTD का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और जैसे ही चेंज होगा ये वेटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस होगा, और अनबैलेंस होते ही क्लियर हो जाएगा कि ओवरलोडिंग हुआ था, और ओवरलोडिंग होने से RTD से जो करंट पास हो रही थी उसका हीटिंग ज़्यादा हुआ है, और हीटिंग ज़्यादा होने से जो वेटस्टोन ब्रिज था वो अनबैलेंस होकर डिटेक्टर से करंट पास हुआ है, और डिटेक्टर एक रिले रहेगा, ये रिले आपके ब्रेकर को कमांड इशू करेगा कि ओपन हो जाओ, और आपका इस तरह से लोड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हाई रेटिंग में यूज़ होते हैं। ये अब 20 मेगावाट 5 मेगावाट में ओवरलोडिंग रिले हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, या ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करते हैं, ये साइज में यूज़ करते हैं। और कूलिंग आप जानते हो जितना रेटिंग हाई होगा उतना ही एडिक्वेट वहाँ कूलिंग रखा जाता है, बहुत अच्छा कूलिंग रखा जाता है, जिससे कि ओवरलोड प्रोटेक्शन यह सब डाई आउट हो जाता है, इतना ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है सिस्टम में ओवरलोड है, ठीक है। ओके, कोई कंफ्यूजन है किसी को? हुँ? 10 मिनट का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। जैसे ना प्राइम मूवर का है, prime mover is coupled by the rotor of the alternator, तो अगर प्राइम मूवर फेल हो जाए तो व्हाट इज हैपनिंग, तो रिमेंबर द पॉइंट, अगर प्राइम मूवर फेल हो गया, चलना बंद हो गया, then what is happening, so in the event of prime mover failure the alternator
स्टार्ट्स रनिंग एज ए मोटर, आपका जो अल्टरनेटर है एज ए इंडक्शन मोटर की तरह काम करना शुरू करेगा। ओके, दैट्स मीन इट ड्रॉज इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द बस बार एंड ड्राइव्स द प्राइमर, और प्राइमर को ड्राइव करेगा। ठीक है, दैट्स मीन एज ए मोटर की तरह काम करेगा, और मोटर की तरह काम करेगा तो प्राइमर एज ए उसके लोड की तरह काम करेगा, प्राइमर को ड्राइव करेगा। ठीक है, अगर ऐसा फॉल्ट सिस्टम में हो रहा है तो इस तरीके के फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों को पावर रिले यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि अगर पावर का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है इसका मतलब प्राइमर फेल हो चुका है। ठीक है, तो डायरेक्शनल पावर रिले यूज़ करके प्राइमर के फेलियर का प्रोटेक्शन हम लोग प्रोवाइड कर लेंगे। ओके, तो डायरेक्शनल पावर रिले यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइम मूवर फेल्योर। हाइड्रो पावर प्लांट्स में हम लोग क्या कर लेते हैं, मैकेनिकल डिवाइस यूज़ करते हैं, और मैकेनिकल डिवाइस जैसे वो डिटेक्ट करता है कि पावर का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, वह जनरेटर के जो ब्रेकर्स होते हैं उनको ओपन कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, एंड वाटर का जो फ्लो है उसका जो गेट है उसको भी क्लोज कर देता है कि अब चलने की ज़रूरत नहीं है ना। स्टीम पावर प्लांट में भी होता है, स्टीम का जो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर होता है जहाँ से स्टीम फ्लो कंट्रोल किया जाता है, उसका भी वाल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा टाइम लैग लेते हुए यहाँ पे डायरेक्शनल पावर रिले यूज़ करिएगा, और डायरेक्शनल पावर रिले यूज़ करोगे तो आपका जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा ब्रेकर को कमांड जाएगा और ब्रेकर आपका ओपन हो जाएगा। और ब्रेकर को ओपन होने के साथ साथ रिमेंबर द पॉइंट, आप अगर थर्मल पावर प्लांट है तो वहाँ पे जो आपका स्टीम है उसका वाल्व भी क्लोज हो जाना चाहिए, 10 मिनट स्टीम नहीं आना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हाइड्रो पावर प्लांट है तो उसका भी जो गेट है जहाँ से पेनस्टॉक से पानी होते हुए नीचे आता है पावर हाउस तक, उसको भी क्लोज हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्शन आता है ओवर स्पीड प्रोडक्शन। आवाज़ मिल रही सबको? आवाज़ मिल रही है सबको? रिप्लाई? तो ओवर स्पीड प्रोडक्शन बेसिकली किसी भी अल्टरनेटर का स्पीड ओवर हुआ होगा तो पहला होगा कि सडन लोड रिमूव हो गया हो। पहला रीज़न हो सकता है कि लोड सडन ओपन हो गया हो, 10 मिनट सब सिस्टम चल रहा था तब तक अल्टरनेटर का जो स्टेटर साइड का ब्रेकर था वो ओपन हो गया, तो सडन रिमूव्स ऑफ द लोड, दिस वन इज़ द फर्स्ट रीज़न ऑफ द ओवर स्पीड। दूसरा
दिस वन इज़ अ फॉल्ट टूवर्ड्स द गवर्नर साइड, कि जहाँ से स्टीम कंट्रोल हो रहा था वहाँ से स्टीम अनकंट्रोल्ड हो गया, उसकी ओपनिंग ज़्यादा हो गई, और उसका ओपनिंग ज़्यादा होने से स्टीम ज़्यादा आ गया, तो आपका जो रोटर था उसकी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो आपका गेन कंट्रोलर है उसी से कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये हाइड्रोलिक होता था, आज न्यूमेटिक है भी यूज़ किया जा रहा, तो गवर्नर यूज़ करके ही ओवर स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? और 10% ज़्यादा होगा तो 100% इसकी कपलिंग खुल जाएगी। अगर उस ओवर स्पीड 10%, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी का मार्जिन आप जानते हो 3% से ज़्यादा नहीं है, तो अगर 10% ज़्यादा हो रहा हो ओवर स्पीड तो खुल जाएगा। ओके, तो ओवर स्पीड के लिए मैकेनिकल डिवाइस यूज़ किया जाएगा जो गेन कंट्रोलर के पास लगा रहेगा, मे बी द हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक टाइप। प्रफुल्ल विश्वकर्मा, नो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जो आपने पूछा है उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ओवर वोल्टेज आपके अल्टरनेटर में पॉसिबिलिटीज़ तभी है जब स्पीड ओवर हो जाए या आपका एक्साइटेशन ज़्यादा हो जाए। तो इन दोनों के कारण आपके सिस्टम में ओवर वोल्टेज होगा, तो इसको भी हम एनालाइज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द ओवर वोल्टेज रिले। तो ओवर वोल्टेज रिले यूज़ करेंगे फ्रॉम द स्टेटर साइड, और अगर आपके सिस्टम में ओवर वोल्टेज है, अगर 10% तक है ओवर वोल्टेज सिस्टम के, तो वहाँ पे IDMT रिले काम करेगा। लेकिन अगर 10% ज़्यादा 15% से अबव हुआ तो हम लोग इंस्टेंटेनियस या हाई सेट प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे, कि जैसे ही 15% ज़्यादा हो ओवर वोल्टेज, आपका ब्रेकर ओपन हो जाए। जैसे सिस्टम में मेजर फॉल्ट है, ओवर स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया है या एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ओवर वोल्टेज रिले यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर 10% तक ओवर वोल्टेज है तो IDMT कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, दैट्स मीन यहाँ TMS होगा। लेकिन अगर 15% या अबव हो गया तो आपका इंस्टेंटेनियस ब्रेकर ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ दिस वे ऑल द प्रोटेक्शंस ऑफ द अल्टरनेटर फिनिश हो चुका है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप क्वेरी करिए। राजकुमार, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, प्राइम मूवर लॉस होने पे, लॉस ऑफ प्राइम मूवर होने से कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ओके, एनी कन्फ्यूज़न किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? तो क्लास ओवर हो गई है, क्लास बंद कर रहे हैं हम। ओके।